हाँ आवाज आ रही है? हाँ तो क्या कर रहे थे लास्ट क्लास में? लास्ट क्लास में क्या किया था हमने? सवाल दिया था एक आपको, है ना? हाँ तो एक सवाल दिया था मैंने आपको, कर लिया था बेटा? कर लिया था सवाल? बोलो। हाँ चलिए देखिए, फिर करवा देता हूँ मैं। क्या था? बोला गया था एक डिस्क है ना? बोला गया था एक डिस्क है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है। सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखा था सिग्मा, ठीक है? और ये रोटेट कर रहा था ओमेगा से। तो बोला था कि मैग्नेटिक मोमेंट बताओ। क्या बोला गया था? मैग्नेटिक मोमेंट बताओ। तो क्या करेंगे? एक्स पे जाएंगे, एक्स पे जाके एक एलिमेंट्री रिंग उठाएंगे, है ना? एक एलिमेंट्री रिंग उठाएंगे जिसका विड्थ होगा dx, ठीक है? अब इस एलिमेंट्री रिंग की वजह से क्या करंट हो रहा है वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इस एलिमेंट्री रिंग की वजह से मान लिया करंट जो प्रोड्यूस हो रहा है वो है di। तो I क्या होता है बेटा? di क्या हो जाएगा? इस पे जो चार्ज है, चार्ज मान लिया dq, यानी कि हो जाएगा dq अपॉन t। t क्या है? टाइम पीरियड। अब dq लिखोगे तो क्या हो जाएगा? तो dq होगा सिग्मा इंटू इसका एलिमेंट्री एरिया। एलिमेंट्री एरिया क्या हो जाएगा? 2πx इंटू dx, यानी कि ये हो गया सिग्मा 2πx dx। टाइम पीरियड लिखेंगे तो होगा 2π/ओमेगा। टू पाई गया और ये हो गया सिग्मा ओमेगा x dx। ये हो गया di। अब हमें मैग्नेटिक मोमेंट लिखना है। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता था? तो हो जाएगा I इंटू डी आई इंटू जो भी एरिया है इस रिंग का,
तो हो जाएगा सिग्मा ओमेगा एक्स डी एक्स, एरिया लिखेंगे तो पाई एक्स स्क्वायर। सही है ना। और ये हो जाएगा सिग्मा ओमेगा पाई एक्स क्यू डी एक्स। और इसका लिमिट कहां से कहां, 0 से आर। सिग्मा ओमेगा पाई आर का पावर 4/4, ये आया मैग्नेटिक मोमेंट। यही आया था क्या? तो आप लोगों का भी यही आया था। अरे बोलो यार, तुम लोग कुछ बोल ही नहीं रहे। बच्चे भी बहुत कम आए, पता नहीं क्यों। आज डाउट क्लास समझ रहे हैं क्या? हाँ, तो इस तरीके से इसको किया जा सकता है और हम मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट लिखिए मैग्नेटिक टॉर्क। मैग्नेटिक टॉर्क मैग्नेटिक टॉर्क देखो मैग्नेटिक टॉर्क क्या है। मान लो एक रेक्टेंगुलर लूप है, एक रेक्टेंगुलर लूप है। और वो रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में। मान लीजिए एक्स एक्सिस है ना। और ये जो मैग्नेटिक लूप है वो करंट कैरी कर रहा है इस तरीके से, है ना। इसको मान लिया ये है साइड ए और ये है साइड बी। सही है ना। तो हमने क्या माना कि एक करंट कैरिंग लूप है जो कि रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड के प्लेन में। अब सोच के देखो, मान लो करंट कैरी कर रहा है आई, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस वाले आर्म पे, पहले तो फोर्स की बात करते हैं। अगर मैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो जब हम मैग्नेटिक फोर्स की बात करेंगे तो ये सोच के देख, इस वाले आर्म पे, ये वाला जो आर्म है इसको बोल दिया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। इसके 4 आर्म है ना, फॉर 1। अगर पहला की बात करें, पहला आर्म का, तो पहला आर्म में जो करंट है आई और जो मैग्नेटिक फील्ड है बी, वो एंटी पैरेलल है। यानी कि इस केस में जो मैग्नेटिक फोर्स होगा, मैग्नेटिक फोर्स F1 अगर लिखेंगे तो क्या होता था, BIL साइन थीटा।
है ना। तो इस वाले केस में क्या आएगा, मैग्नेटिक फोर्स 0 आएगा, ये आएगा ना। अब इसको अगर अच्छे से समझना चाहते हो तो आप ऐसे कर सकते हो। इफ फ्रेम का जो है, इफ फ्रेम बनाया मैंने, इफ फ्रेम ऐसे रखा हुआ है ऐसे प्लेन में, और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है इनिशियल कंडीशन में, तो अगर आप देखोगे तो इसके दो आर्म है, ये वाला इसमें करंट अंदर जा रहा है और इसमें करंट बाहर आ रहा है, आ रहा है ना। तो इस वाल 1 पे और 3 पे, अगर 3 का भी बात करोगे, अगर F3, तो F3 भी क्या होगा 0, क्योंकि F3 के केस में क्या होगा, L वेक्टर एंड D वेक्टर पैरेलल होंगे, होगा ना। तो इस केस में भी मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा, यानी कि इस वाले आर्म पे और इस वाले आर्म पे तो फोर्स नहीं लग रहा है, लेकिन इस वाले आर्म पे, इस वाले आर्म पे, इसमें करंट किधर जा रहा है, अंदर इसमें 2 वाला, और 1 वाला किधर आ रहा है, बाहर की तरफ। अगर ऐसे देखोगे तब, ऐसे देखोगे तो रेक्टेंगल दिखेगा, ऐसे देखोगे तो लाइन दिखेगा, है ना। तो एक लाइन है तो एक तरफ से करंट बाहर आ रहा है, दूसरे तरफ से अंदर जा रहा है, तो जो अंदर जा रहा है उसको मैंने क्रॉस बनाया, और जो बाहर आ रहा है उसको मैंने डॉट बनाया, है ना। तो अगर इस वाले आर्म पे देखोगे तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स किधर लग रहा होगा, सोच के देखो, सॉरी ऊपर की तरफ, इस पे मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा क्या, अरे बोलो यार। तो मैग्नेटिक फोर्स इस पे क्या हो जाएगा, B इंटू आई इंटू लेंथ, इसका लेंथ कितना है D, है ना। और इस वाले आर्म पे देखोगे तो इस वाले आर्म पे मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, नीचे की तरफ, और इस पे भी कितना हो जाएगा, BI B। तो ये बेसिकली है F4 और ये है F2, सही है। अगर नेट फोर्स लिखोगे आप तो आएगा F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, है ना। और ये क्या आने वाला है, 0, क्योंकि 1 और 3 तो पहले से ही 0 था, 4 पे ऊपर की तरफ लग रहा है और 2 पे नीचे की तरफ लग रहा है, सेम मैग्नीट्यूड से, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या है, 0। रिजल्टेंट फोर्स 0 है, इसका मतलब ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होगा, नो ट्रांसलेशनल मोशन। इसका मतलब क्या है कि ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होगा, लेकिन ये दोनों फोर्स टॉर्क जरूर प्रोड्यूस करेगा सेंटर के वो, ये जो एक्सिस है, ये जो एक्सिस है इसके अबाउट रोटेट जरूर करवाएगा, है ना। तो अगर टॉर्क की बात करें, है ना, टॉर्क, तो टॉर्क क्या हो जाएगा, टॉर्क टाउ हो जाएगा, ए वाला फोर्स की वजह से टॉर्क जो आएगा सेंटर के अबाउट वो हो जाएगा BIB इंटू डिस्टेंस है A/2, और एक किस टाइप का है, एंटी क्लॉकवाइज, है ना, प्लस दूसरे वाले की वजह से देखेंगे तो आएगा BIB A/2, और उसका भी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, इसकी वजह से भी लिखेंगे तो, यानी कि दोनों मिलकर इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाना चाह रहा है, यानी कि अगर नेट टॉर्क की बात करें, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाएगा, तो BI A/2 प्लस A/2 A इंटू B, है ना। और ध्यान से देखो तो क्या हो जाएगा, BI और A इंटू B क्या है,
एरिया ऑफ लूप, ए क्या है भाई, एरिया है ए, और ये किसके इक्वल है, ए बी के। रेक्टेंगुलर लूप है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, ए बी, यानी कि टॉर्क आ गया बी आई ए, है ना। अब मान लो एन टर्न्स है, टोटल टर्न्स, है ना। तो फॉर एन टर्न्स टॉर्क क्या आ जाएगा, बी आई एन ए, बीना, है ना। जब रेक्टेंगुलर प्लेन का जो फ्रेम है वो परपेंडिकुलर पैरेलल होगा मैग्नेटिक फील्ड के, तब जो टॉर्क आ रहा है वो क्या है, बी आई एन ए, बीना, यानी कि ये मैक्सिमम टॉर्क है। अभी हम आगे देखेंगे दूसरा कंडीशन भी, जनरल कंडीशन देखेंगे, तो एक स्पेशल कंडीशन है, जब एरिया वेक्टर ऊपर आएगा फ्रेम का, और मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली में यहाँ पे परपेंडिकुलर है। ये जो मैंने कंडीशन देखा है इसमें जो लूप का एरिया वेक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, समझे। अब इसका स्पेशल कंडीशन भी देखेंगे। तो ये जो बी आई एन ए है, बीना, वो है मैक्सिमम मैग्नेटिक टॉर्क, और वो कब लगता है, जब एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हो। एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हो, ये तो स्पेशल कंडीशन था, है ना, ये स्पेशल कंडीशन था। अरे टेस्ट का सिलेबस तो बताया ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लस कैपेसिटर प्लस करंट, इलेक्ट्रो कैपेसिटर एंड करंट, छपाई कर लीजिए। है ना, तो ये स्पेशल कंडीशन था क्या, व्हेन प्लेन ऑफ रेक्टेंगुलर लूप इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, तब जो मैग्नेटिक टॉर्क होगा वो आएगा बी आई एन ए, बीना, तब क्या आएगा, बी आई एन ए, बीना, और ये मैक्सिमम है ना। उम्मीद करता हूँ छपाई हो गया होगा। है ना। नेक्स्ट, व्हेन एरिया वेक्टर मेक्स एंगल थीटा विद प्लेन ऑफ लूप, विद प्लेन ऑफ लूप, अगर एंगल थीटा बना रहा है एरिया वेक्टर किससे, लूप के प्लेन से, यानी कि मान लीजिए लूप ऐसे है ना, एक क्रॉस था एक डॉट था, और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, एक्स के अलॉन्ग लिया था अभी मैंने, सही बोल रहा हूं। अब देखिए एरिया वेक्टर किधर आएगा इस लूप का, इधर आएगा एरिया वेक्टर, है ना। तो बोल रहा है कि जब एरिया वेक्टर थीटा एंगल बनाएगा विद, सॉरी, विद मैग्नेटिक फील्ड यार, विद मैग्नेटिक फील्ड,
यानी कि ये एंगल जो है ये है थीटा। अब ये थीटा है, अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब वापस इस वाले करंट पे फोर्स अगर देखेंगे तो इस पे फोर्स किधर लग रहा होगा नीचे की तरफ, सॉरी ऊपर की तरफ। सही है, लग रहा होगा ना, करंट का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, फोर्स ऊपर। और फोर्स क्या आएगा भाई, तो फोर्स आएगा बी आई इंटू बी। सही है, और इस पे फोर्स लग रहा होगा नीचे की तरफ, और उसका भी मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बी आई बी। अब ये वाला क्या था बेटा, ये था a/2, तो ये क्या हो जाएगा a/2, ए थीटा 90, 90 माइनस थीटा, तो a/2 cos 90 माइनस थीटा, a/2 sin थीटा आएगा ना। इसी तरीके से ये जो डिस्टेंस आएगा यहाँ से, ए भी क्या हो जाएगा, ए भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा a/2 sin थीटा। सही है, तो टॉर्क लिखोगे तो क्या हो जाएगा बी आई बी इंटू a/2 sin थीटा। इसकी वजह से एंटी क्लॉकवाइज प्लस, इसकी वजह से भी लिखेंगे तो यही आएगा बी a/2 sin थीटा, और ये भी क्या है एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि ये दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी कि ये आएगा बी आई, है ना, बी आई बी ए साइन थीटा, और बी आई बी इंटू ये क्या है एरिया साइन थीटा। सही है, और एन टर्न्स क्या आ जाएगा ये टॉर्क बी आई एन ए साइन थीटा। बी आई एन ए साइन थीटा, है ना। अभी बेटा आई एन ए ये क्या हो जाएगा बी इंटू एम साइन थीटा। एम पता है आपको क्या है, एम है मैग्नेटिक मोमेंट, है ना। और लिख सकते हैं ये होता है बी क्रॉस एम क्रॉस बी। इलेक्ट्रोस्टैटिक से याद करो, इलेक्ट्रो में टॉर्क क्या आया था P क्रॉस ई, वहां P था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, E था इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ टॉर्क क्या आया M क्रॉस B। M क्या है मैग्नेटिक मोमेंट, B है मैग्नेटिक फील्ड, तो सेम टाइप का रिलेशन आ रहा है। आप क्रॉस का डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, लेकिन फिर इसको सबको वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा, है ना। तो टॉर्क क्या रहा है M क्रॉस B। तो मैंने बोला था स्टार्टिंग में कल कि इसका जो रिलेशन आएगा वो कुछ कुछ उसी तरीके का आएगा जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डाइपोल के अंदर किया था, और रिजल्ट भी अब उसी तरीके का आ रहा है। कहीं कोई दिक्कत है बोलो, कोई दिक्कत हो तो बोलो। अरे बेटा कोई समझने में दिक्कत है,
तो टॉर्क का फॉर्मूला बीना साइन थीटा। थीटा क्या है? थीटा ध्यान से देखिए, थीटा है एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। थीटा किसके बीच का एंगल है? एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड का। और इसको m क्रॉस b भी लिख सकते हैं, जहां m है मैग्नेटिक मोमेंट और b है मैग्नेटिक फील्ड। है ना? तो इस तरीके से हम मैग्नेटिक टॉर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। BINA, B है मैग्नेटिक फील्ड, I है करंट, N है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, A है एरिया ऑफ लूप। ये है एरिया ऑफ लूप। अब एरिया किसी तरह का लूप, अब जो मैंने किया है वो किसके लिए किया है? रेक्टेंगुलर लूप के लिए, लेकिन ये किसी टाइप के लूप के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, बोलो। तुम लोग यार हाँ ना कुछ बोलते ही नहीं। हाँ, तो चलिए आगे की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट, पोटेंशियल एनर्जी। और मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, जो भी चाहे लिख लो। है ना? वर्धन भाई, मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा? T इंटू डी थीटा। बताइए आपको T क्या आ जाएगा? MB साइन थीटा डी थीटा। सही है। अभी हो जाएगा -MB कॉस थीटा, और लिख सकते हैं -M.B। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता था? याद कीजिए, -P.E। B क्रॉस M क्यों नहीं लिखा? बेटा M क्रॉस B आता है। और बोलो ये कैसे पता चलेगा सर? तो आप डायरेक्शन देख लो, आपको उससे पता चल जाएगा। जैसे आपने ये लिया, है ना? ठीक है, यही था ना? देखिए, मैग्नेटिक फील्ड इधर था। सही है। ये रोटेट कैसे कर रहा था? ऐसे, है ना? अब देखो, अब ये लूप था, थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसको। ये है ना लूप,
इसमें करंट क्या था बेटा, इधर बाहर आ रहा था, इधर से अंदर जा रहा था, और ए है मैग्नेटिक फील्ड। अब इस लूप का मैग्नेटिक मोमेंट किधर आएगा, पहले तो ये प्लस करो। तो मैग्नेटिक मोमेंट, करंट ऐसे घूम रहा है ना, करंट ऐसे घूम रहा है, घूम रहा है, करंट ऐसे जा रहा है फिर वापस आ रहा है, ऐसे जा रहा है। तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन किधर आएगा, नीचे की तरफ, इधर, यही आएगा। इसमें कोई दिक्कत है बताइए, नहीं है ना। अब अभी हमने टॉर्क कैलकुलेट किया था, टॉर्क कैसे आया था, टॉर्क आया एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज आने का मतलब टॉर्क का डायरेक्शन बाहर की तरफ था। तो देखो बी क्रॉस एम करेंगे तो अंदर आ रहा है ना, एम क्रॉस बी कर रहे हैं तब बाहर आ रहा है ना, तो कौन सा होगा, एम क्रॉस बी। वैसे मैंने आसान तरीका से कर दिया, वेक्टर फॉर्म में आप करोगे तो डायरेक्ट आपको मिलेगा एम क्रॉस बी। फिर भी आपको लग रहा है कि एम क्रॉस बी होगा या बी क्रॉस एम होगा, तो उसके लिए आप सिंपली एनालाइज कर सकते हो। अगर बी क्रॉस एम होगा, बी क्रॉस एम होगा, तो बी के तरफ रखेंगे, एम के तरफ कर्ल करेंगे, तो टॉर्क का डायरेक्शन किधर आएगा, अंदर की तरफ। लेकिन एक्चुअली में टॉर्क का डायरेक्शन किधर है, बाहर की तरफ, है ना। इसका मतलब एम क्रॉस बी रहा होगा, समझे। हाँ, नेक्स्ट लिखिए, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर पढ़ा था ना, किसके काम में आता था, करंट के मेजरमेंट के काम में, है ना। तो गैल्वेनोमीटर बेसिकली करंट मेजर करता है, लेकिन वो काम करता है यही मैग्नेटिक टॉर्क वाले प्रिंसिपल पे, है ना। वो किस पे काम करता है, मैग्नेटिक टॉर्क वाले प्रिंसिपल पे। तो उसका बनावट जो कंस्ट्रक्शन है वो कुछ इस टाइप का होता है। बाकी आप बुक में पढ़ लीजिएगा, बाकी मैं जितना बताऊंगा वो समझ में आ जाएगा, बाकी आप पढ़ लेना, रीडिंग मार लेना, बाकी समझते हैं पे जाओगे सब कुछ। इसमें दो मैग्नेट होते हैं, एक है नॉर्थ और एक हो गया साउथ। इसके अंदर एक कोर होता है ना, और कोर पे बाइंडिंग होता है लूप्स के फॉर्म में, ऐसे कॉपर का वायर जो होता है वो लूप के फॉर्म में इस तरह से बाउंड किया हुआ रहता है कोर पे, है ना। और इससे करंट फ्लो होता है। इसी के साथ एक निडल होता है जो पॉइंट करता है रीडिंग, समझ गए। अब होता क्या है, ये जो नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है, जो मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट है बेसिकली। परमानेंट मैग्नेट पढ़ाऊंगा, परमानेंट मैग्नेट होता है जो बाई प्रॉपर्टी
मैग्नेट होता है। कारण हर जगह जो मैग्नेटिक फील्ड का है वो एक ही है, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल या स्पिन ऑफ रोटेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। वहां भी होता है लेकिन वो मटेरियल के अंदर प्रेजेंट होता है ना, वहां पे कोई करंट बाहर से फ्लो नहीं कर रहा होता है। खैर उस पर हम बाद में आएंगे। यहाँ पे हम बात करते हैं इस तरह से एक निडल कनेक्टेड होता है, तो इसमें जैसे ही करंट फ्लो करता है तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या है, वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में। अब देखो इस मैग्नेटिक फील्ड में एक लूप है, करंट कैरिंग लूप है ना, और उसमें करंट फ्लो कर रहा है। तो अगर इसमें करंट फ्लो करेगा तो ये लूप पे टॉर्क लगेगा, टॉर्क लगेगा मतलब ये रोटेट करना चाहेगा, डिफ्लेक्शन देगा। अगर इस लूप पे टॉर्क लगेगा तो डिफ्लेक्शन देगा, तो डिफ्लेक्शन देगा तो हम इसको यहाँ पे मेजर कर लेते हैं, है ना। इसके साथ एक स्प्रिंग लगा हुआ रहता है। स्प्रिंग किस लिए लगा हुआ था, स्पाइरल टाइप का स्प्रिंग होता है। स्पाइरल टाइप का स्प्रिंग नहीं देखा होगा, बेसिकली उसमें क्या होता है कि आप उसको ट्विस्ट करोगे ना तो अपने पोजीशन पे आ जाता है। जैसे आपने देखा होगा बचपन में यो यो बोलते हैं ना यार, वो जो घिरनी बोलते थे हम लोग, वो घूमता था, मतलब उसको थ्रेड के अंदर पिरो दो, उसके बाद ऐसे ऐसे घुमाओ, फिर ऐसे ऐसे बस खींचते रहो वो, और वो आगे पीछे रोटेट करता था ना। लट्टू डिफरेंट चीज है, लट्टू नहीं। अरे वो होता था जैसे कि आप वो डिस्क के शेप में होता था, उसमें 2 होल कर दो, उससे धागा पास कर दो और फिर उसको ऐसे करो तो वो नाचता था, घूमता था, यो यो बोलते हैं शायद। हाँ तो यो यो उसमें क्या होता था, उसमें आप देखो वो आगे की तरफ मूव करता था तो वो जो धागा था वो ट्विस्ट होता था, घूमता था, और वो घूमने की वजह से उसके अंदर एक वो धागा की एक प्रॉपर्टी है जिसको टॉर्सनल कांस्टेंट बोलते हैं। वो क्या करता है, वो ट्विस्टिंग को रिस्टोर करता है। आप घुमाओगे, आप छोड़ोगे, वापस अपने पोजीशन पे आ जाएगा। तो यहाँ भी जो स्प्रिंग है वो इसका काम वही है। अब ये जैसे ही रोटेट करेगा ना, ये जो स्प्रिंग है वो ट्विस्ट हो जाता है, तो ये ट्विस्ट होने की वजह से क्या करेगा, ये वापस उसको अपने पोजीशन पे लाना चाहेगा। तो जब इसमें करंट फ्लो करेगा तो जैसे जैसे करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा वैसे वैसे टॉर्क बढ़ेगा, टॉर्क बढ़ेगा तो डिफ्लेक्शन बढ़ेगा, सही है। जैसे ही करंट 0 होगा ये स्प्रिंग का अपना टॉर्क काम करने लगेगा, क्योंकि वो मैग्नेटिक टॉर्क से ज्यादा हो जाएगा, उसको वापस अपने पोजीशन पे ले आएगा। तो वो कुछ इस तरीके से काम करता है। तो अगर टॉर्क की बात करें तो टॉर्क को हमने अभी कल कैलकुलेट किया, क्या होता है BINA, है ना। और यहाँ पे जो टॉर्क लगता है वो टॉर्क होता है K इंटू थीटा। SHM में पढ़ाया होगा टॉर्सिनल पेंडुलम, टॉर्सिनल पेंडुलम याद करो, उसमें एक धागे से एक डिस्क लटका हुआ होता था इस तरीके से, अगर हम इसको ट्विस्ट करते थे, ऐसे घुमा के छोड़ते थे तो ऐसे ऐसे ओसिलेट करता था ना। अगर इसको ऐसे रोटेट करोगे इस तरीके से तो वापस ऐसे ऐसे ओसिलेट करेगा। तो वहां पे हम क्या यूज करते थे, टॉर्सनल कांस्टेंट, के नहीं सी से डिनोट करते हैं, सी इंटू थीटा। सी क्या है, ये है टॉर्सनल कांस्टेंट, है ना। और यहाँ पे जो मैग्नेटिक टॉर्क आ रहा है वो क्या आ रहा है, बीना, यानी कि बीना इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी इंटू थीटा। अब यहां से आई अगर देखोगे तो हो जाएगा सी अपॉन BNA थीटा। अब अगर ध्यान से देखोगे तो B है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम 2 परमानेंट मैग्नेट यूज कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा ना, क्योंकि हम परमानेंट मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं, यानी कि B कांस्टेंट है। किसी एक गैल्वेनोमीटर के लिए नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट होगा और उसका एरिया भी कांस्टेंट होगा। वो तो जैसे ही आपने एक गैल्वेनोमीटर बनाया उसका नंबर ऑफ टर्न्स फिक्स हो गया, उसका एरिया फिक्स हो गया, तो ये सारे कांस्टेंट है। तो आई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, थीटा के, आप देख सकते हैं। यानी कि करंट जैसे जैसे बढ़ेगा डिफ्लेक्शन इंक्रीज होगा,
और इसी तरीके से काम करता है। गैल्वेनोमीटर में जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा उसके अंदर उतना ही डिफ्लेक्शन आएगा, और यहाँ पे जो ऊपर वो रीडिंग स्केल लगा हुआ है वहां से आप मेजर कर पाते हो, वहां से आप मेजरमेंट कर पाते हो। वो कैलिब्रेशन कुछ किया हुआ रहता है उस तरीके से। अब यहाँ से अगर आप देखो तो थीटा अपॉन आई, थीटा अपॉन आई, थीटा अपॉन अगर आई देखोगे तो क्या हो जाएगा, बी एन ए अपॉन सी, बी एन ए अपॉन सी, थीटा अपॉन आई लिखोगे तो यही आएगा ना। ये थीटा अपॉन आई जो है ना, ये क्या है, डिफ्लेक्शन पर यूनिट इंक्रीज इन करंट, है ना। तो इसको बेटा एक नया टर्म से डिफाइन करते हैं, उसको बोलते हैं करंट, क्या बोलते हैं, करंट सेंसिटिविटी। तो लिख लीजिए क्या है, करंट सेंसिटिविटी। थीटा अपॉन आई क्या है, करंट सेंसिटिविटी, और ये क्या है बेसिकली, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। तो ये डायग्राम बना लो, लिखो फटाफट, यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ, फिर मैं लिखवाता हूँ। नेक्स्ट लिखिए करंट, इसी में नीचे सेंसिटिविटी, थीटा अपॉन आई, करंट सेंसिटिविटी, ये क्या है, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, पर यूनिट करंट, यानी कि 1 एम्पियर करंट फ्लो करवाएंगे तो कितना डिफ्लेक्शन आएगा, और जितना कम करंट के लिए जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा उतना ज्यादा सेंसिटिविटी होगा डिवाइस का, है ना। सेंसिटिव होने का मतलब क्या होता है, बहुत छोटे से चीज पे रिएक्ट कर जाए कोई चीज। सेंसिटिव होने का मतलब यही होता है ना यार, कि थोड़ा सा चेंज की वजह से कोई चीज रिएक्ट करेगा तो हम बोलेंगे कि वो ज्यादा सेंसिटिव है ना। तो जितना कम करंट में, जितना कम करंट में जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन आए उतना ही ज्यादा सेंसिटिविटी होगी, होगी ना। तो करंट सेंसिटिविटी क्या है बेसिकली, कि यूनिट करंट पे कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है। अब यहां से आप देखोगे तो यहाँ पे सारे चीज कांस्टेंट हैं, है ना। तो आप लिख सकते हो करंट सेंसिटिविटी जो है वो, नहीं एक चीज है, ये सारे एक डिवाइस के लिए कांस्टेंट होगा, एक डिवाइस के लिए कांस्टेंट होगा, लेकिन हम जब डिवाइस बना रहे होंगे, कंस्ट्रक्ट कर रहे होंगे, उस समय जो करंट सेंसिटिविटी है वो इस बात पे डिपेंड करेगा, अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देंगे, क्योंकि यहाँ से देखो प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली, यानी कि विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ टर्न्स, विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ टर्न्स करंट सेंसिटिविटी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज करेगा, तो विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ टर्न्स करंट सेंसिटिविटी विल इंक्रीजेज, ठीक है। अरे ठीक है, यहाँ सब कुछ समझ में आ गया, बोलो। हाँ
तो इसी तरह से तरीके से एक वोल्टेज सेंसिटिविटी भी होता है। तो आप दूसरा लिख लेना इसे के नीचे, वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या हो जाएगा? तो थीटा अपॉन वी, है ना? तो थीटा अपॉन आई इंटू आर। वी क्या हो जाएगा? आई इंटू आर, है ना? और ये क्या हो जाएगा? बी एन ए अपॉन सी इंटू आर, है ना? अब वोल्टेज सेंसिटिविटी, अब देखो वापस, अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे तो क्या वोल्टेज सेंसिटिविटी में फर्क पड़ेगा? सोच के बोलना। अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे तो क्या वोल्टेज सेंसिटिविटी इंक्रीज करेगा या फिर कांस्टेंट रहेगा? बताइए। या डिक्रीज करेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो कांस्टेंट क्यों रहेगा? तो देखिए, अगर मान लिया आपने नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दिया, है ना? तो नंबर ऑफ टर्न्स अगर बढ़ा दिया, एन से 2n कर दिया, तो नंबर ऑफ टर्न्स जैसे ही बढ़ाओगे तो जो आप कंडक्टर यूज कर रहे हो उसका लेंथ भी इंक्रीज हो जाएगा। लेंथ भी इंक्रीज करने का मतलब है कि आर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन। तो जैसे ही आपने एन 2n किया तो आर क्या हो जाएगा? 2r, है ना? कहने का मतलब कि एन बाई आर जो क्या रहेगा? वो कांस्टेंट रहेगा। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, है ना? तो जनरली क्या होता है? कांस्टेंट। जनरली क्या होगा? कांस्टेंट, है ना? तो लिख लीजिए, with increase in number of turns generally voltage sensitivity remains constant। अब कुछ इंस्ट्रूमेंट है, ये भी तो इंस्ट्रूमेंट ही था, और भी है जो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, मतलब इस साल के सिलेबस में नहीं है। फिर भी मैं ऊपर से आइडिया दे दूंगा, उतना जितना उतना ही पढ़ना ही है, बाकी तुम रीडिंग मार लेना बुक से। उसके सवाल वाल न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं, जनरली न्यूमेरिकल्स में यूज कर लेता है। मतलब बोल देगा इलेक्ट्रॉन गन, तो आपको इतना बस समझना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन गन होता क्या है। उसका कोई प्रिंसिपल नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है उससे कुछ कैलकुलेट करने का। सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए कि हम किस पर्पज से इलेक्ट्रॉन गन यूज करते हैं, वेलोसिटी सिलेक्टर किस लिए यूज करते हैं, मास स्पेक्ट्रोमीटर एक होता है उसको क्यों यूज करते हैं। तो इन सब चीजों के लिए, या फिर साइक्लोट्रॉन का नाम सुना होगा, साइक्लोट्रॉन क्यों यूज करते हैं। तो ये सब सिलेबस से हट चुका है इस बार, है ना? सीबीएसई के सिलेबस से हट चुका है। फिर भी मैं थोड़ा सा आधा घंटा लगेगा, मैं आइडिया दे दूंगा। उसमें से एक अभी बता देता हूँ, देख लो। तो देखो नेक्स्ट, वेलोसिटी सिलेक्टर। वेलोसिटी सिलेक्टर लिखवाऊंगा कुछ नहीं, पढ़ लेना, सिर्फ मैं सिर्फ समझा देता हूँ कि होता क्या है। तो वेलोसिटी सिलेक्टर बेसिकली, है ना, इसमें दो प्लेट होते हैं, ठीक है? दो प्लेट होते हैं, एक हाई पोटेंशियल पे होता है और एक लो पोटेंशियल पे होता है ना? ठीक है।
तो बेसिकली वेलोसिटी सिलेक्टर का काम है वेलोसिटी सिलेक्ट करना। वेलोसिटी सिलेक्ट करना मतलब अगर मुझे किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी का चार्ज पार्टिकल चाहिए, किसी फिक्स्ड वेलोसिटी का चार्ज पार्टिकल चाहिए, उसके लिए हम वेलोसिटी सिलेक्टर को यूज करते हैं। तो यहाँ पे एक हाई पोटेंशियल एक लो पोटेंशियल है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा होगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, है ना। अब इधर से क्या होता है, यहाँ से स्ट्रीम ऑफ चार्ज पार्टिकल आते हैं, स्ट्रीम ऑफ चार्ज पार्टिकल लाया जाएगा, ठीक है। मान लो ये चार्ज है Q, ठीक है। तो होगा क्या, जब Q इधर इस रीजन में इंटर करेगा तो इसके पास कुछ वेलोसिटी होगा V, और यहाँ साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी हम स्विच ऑन करके रखते हैं, मान लो मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो चार्ज पार्टिकल है इस पे एक तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। दूसरा चूंकि ये मूव कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड में है तो एक मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा, है ना। तो अगर अगर इफ मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स को बैलेंस कर ले, अगर मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स को बैलेंस कर ले तो ये चार्ज पार्टिकल बिल्कुल सीधे जाएगा और यहां से बाहर आ जाएगा, आएगा कि नहीं, सोच के देखो, है ना। लेकिन दोनों में से कोई भी अगर ज्यादा हुआ तो कुछ चार्ज पार्टिकल इधर चले जाएंगे, कुछ चार्ज पार्टिकल इधर चले जाएंगे, यानी कि वो इसको क्रॉस ही नहीं कर पाएगा। अब देखो मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा, Q इंटू वी इंटू बी, और इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो जाएगा, Q इंटू ई, यानी कि V क्या हो गया, E अपॉन बी। कहने का मतलब है कि मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, तभी बैलेंस करेंगे जब वेलोसिटी E अपॉन बी होगा, जब वेलोसिटी E अपॉन बी होगा। तो पता चल गया ना, यहां से जो चार्ज पार्टिकल बाहर आ रहा है उसका वेलोसिटी क्या है, और अगर इससे कम वेलोसिटी हुआ, मान लो इससे ज्यादा वेलोसिटी हो गया, तो ज्यादा वेलोसिटी हो जाएगा तो मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा हो जाएगा, तो ऊपर वाला फोर्स ज्यादा नीचे वाला फोर्स कम, तो चार्ज पार्टिकल इधर आके टकरा जाएगा। अगर वेलोसिटी कम हो गया तो इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स कम हो जाएगा, इधर आके टकरा जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। यानी कि ये जो पर्टिकुलर वेलोसिटी है, यही वाला जो चार्ज है वो इस होल से पास कर पाएगा, और होल से पास कर पाएगा मतलब हमारे काम का आएगा, हम इन वेलोसिटी को चूज कर लेंगे। मेरा कहने का मतलब है कि इस होल से जितने भी चार्ज पार्टिकल पास करेंगे वो सारे चार्ज पार्टिकल एक कॉमन वेलोसिटी के होंगे। समझ में आया भाई साहब, आया ना, बोलिए। हाँ तो यही है, ठीक है। तो बाकी आप पढ़ लीजिएगा, बुक में लिखा हुआ होगा, लिखाने की कोई जरूरत है नहीं, काम कैसे करता बता दिए। बाकी 3 और बच गए हैं, अगले क्लास में उसको करवा के मैग्नेटिक फ्लक्स की तरफ जाएंगे, EMI की तरफ। ठीक है, आज इतना ही, थैंक यू। ना उसका तो मुझे नहीं लगता है कोई चांस है, देखो। ओके, थैंक यू।